हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अजय पाल से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज हम उससे आगे के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय पाल के बाद उनके पुत्र कल्याणपाल राजगद्दी पे बैठते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल पे ज़्यादा कुछ किया नहीं था, तो इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इसके बाद जो हमारे अगले राजा आते हैं वो हैं विजयपाल। अगले राजा कौन है? विजयपाल। अब विजयपाल को हम इसलिए हिस्ट्री में याद रखते हैं क्योंकि ये जो राजा थे, इन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने इन्वेड किया था। कहाँ? सबसे पहले आक्रमण इन्होंने किया था भोट प्रदेश। और आज के भोट प्रदेश को हम जानते हैं तिब्बत के नाम से। ठीक। तो तिब्बत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले गढ़वाल शासक कौन थे? विजयपाल थे। इसलिए विजयपाल हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो विजयपाल ने क्या किया था? विजयपाल ने सर्वप्रथम तिब्बत या भोट प्रदेश पे सबसे पहले क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये आक्रमण इनका सफल नहीं हुआ था। ये वहां से डिफीट होके आ गए थे, मतलब इनकी हार हो गई थी। ये जीते नहीं थे। एक अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन इनका रहा था। तो विजयपाल लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम भोट प्रदेश पे क्या किया था? इन्वेड किया था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। एक पॉइंट हमको इनसे मिल जाते हैं। विजयपाल के बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा अब होंगे वो हैं सहजपाल। कौन? सहजपाल। सहजपाल सहजपाल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन हिस्ट्री, वो सॉरी उत्तराखंड की हिस्ट्री पे। अब सर्वप्रथम सहजपाल इसलिए इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि इनके नाम के हमको 5 अभिलेख देखने को मिलते हैं और वो अभिलेख हमें देवप्रयाग में देखने को मिलते हैं। कितने अभिलेख इनके नाम से देखने को मिलते हैं हमको? 5 अभिलेख। ठीक, 5 अभिलेख इनके नाम से हमको देखने को मिलते हैं और वो कहाँ देखने को मिलते हैं? देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग में हमको देखने को मिलते हैं। और कब कब वो हम कब कब के हैं, मतलब कौन कौन से ईयर के वो हैं? तो वो हैं, एक तो है 1548 से रिलेटेड है, एक 1558 से रिलेटेड है, और एक 1560 से रिलेटेड है, एक 1561 से रिलेटेड और एक 1573 से रिलेटेड है। ये ईयर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि उनके नाम से हमको कितने अभिलेख प्राप्त होता है, कितने इंस्क्रिप्शन उनके नाम की है। तो वो 5 अभिलेख है। ठीक। और सहजपाल जो थे वो मुगल जब इंडिया पे राज करे थे तो उसमें किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो वो थे अकबर के। किसके? अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। अब अकबर को इंट्रोड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकबर के बारे में एक बात कही जाती है कि जो उनके रसोई में खाना बनता था वो हमेशा गंगा जल से खाना बनता था। किससे खाना बनता था? गंगा जल से खाना बनता था। तो अकबर ने एक बार उनसे कहा, अपने जो उनके लिए खाना बनाते थे, तो उनसे कहा कि तुम गंगा जल का यूज़ इतना क्यों करते हो खाना बनाने में? तो उन्होंने उनसे कहा कि क्योंकि ये पानी कभी खराब नहीं होता है इसलिए। तो अकबर के दिमाग में ये बात आई कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो मुझे इतने दूर हरिद्वार से पानी लेके आना पड़ता है, मेरा इतना खर्चा होता है इन सबको करने में, तो क्यों ना ये करा जाए कि जहाँ से गंगा आती है उसको ढूंढा जाए और वहाँ एक्सपीडिशन लेके उसको अपने अंडर ले लिया जाए, पूरा राज्य अपना ले लेते। तो अकबर ने गंगा के उद्गम स्थान को ढूंढने के लिए, यानी कि गंगोत्री को ढूंढने के लिए अपनी एक आर्मी भेजी। ठीक, आर्मी भेजी कि जाओ और उसको देख के आओ कि वो कहाँ पे उसका ओरिजिन होता है, तो आप उसको ढूंढ के उस पे अपना कब्जा कर ले। लेकिन सहजपाल ने ऋषिकेश से आगे उसके सैनिकों को नहीं बढ़ने दिया। ठीक, ऋषिकेश से आगे अकबर के सैनिकों को नहीं, उसको क्या करने दिया? बढ़ने दिया। तो ये सहजपाल ने अपने उसमें काफी काम कराया था। ठीक। और अब इनके कुछ निक नेम्स हैं जो इनको कुछ राइटर देते हैं या उनके समय पे बोला जाता है कि इनको किस किस नाम से बुलाया जाता था। तो एक राइटर है, मतलब एक बुक है। सर्वप्रथम हम बुक की बात करते हैं। बुक का नाम है रामायण प्रदीप। क्या नाम है? रामायण प्रदीप। और रामायण प्रदीप बुक को लिखा है
मेधाकर शास्त्री ने, मेधाकर शास्त्री ने, ठीक, किसने लिखा है? मेधाकर शास्त्री ने लिखा है। तो मेधाकर शास्त्री, अपनी इस बुक में, कौन सी बुक में? रामायण प्रदीप में सहजपाल को क्या, किस किस के नाम से बुलाते हैं? एक तो बोलते हैं महाबली, क्या बोलते हैं? महाबली बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं विद्वानों को शरण देने वाले, विद्वानों को शरण देने वाले, ठीक। तो मेधाकर शास्त्री रामायण प्रदीप बुक में सहजपाल को किस किस की उपाधि देते हैं? एक तो उनको महाबली बोलते हैं और विद्वानों को शरण देने वाला बोलते हैं। और जो दूसरी बुक है वो हम पहले भी उसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, वो है मानवोदय काव्य। और मानवोदय काव्य किसने लिखी है? भरत कवि ने लिखी है। और भरत कवि सहजपाल को इस अपनी मानवोदय काव्य में बोलते हैं राजनीतिक चतुर, क्या बोलते हैं? राजनीतिक चतुर बोलते हैं। और दूसरी वो बोलते हैं वीर गुणज सुखद प्रजाएं, ठीक, ये बोलते हैं। यानी कि उनमें वीरता थी और उनकी प्रजा उस समय पे क्या थी? सुखकारी थी। तो ये उसमें मानवोदय काव्य में ये बोलते हैं किसके लिए? ये दोनों, ये किसके लिए फ्रेज यूज हो रहे हैं? ये हो रहे हैं सहजपाल के लिए, ठीक। किसके लिए? सहजपाल के लिए बोला गया है। फर्स्ट महाबली और विद्वानों को शरण देने वाला बोला है मेधाकर शास्त्री ने अपनी कौन सी बुक में? रामायण प्रदीप में। और भरत कवि ने मानवोदय काव्य में राजनीतिक चतुर और वीर गणों सुखद प्रजाएं उसको बोला है। तो ये सहजपाल के बारे में हमको इतनी जानकारी मिलती है, और बस इतना ही सहजपाल के बारे में। और सहजपाल का मेन एक्सपीडिशन जो देखा जाए, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन जो उनके अभिलेख मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अकबर की सेना को उन्होंने ऋषिकेश में रोक दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। ये दो काम उन्होंने करे थे अपने, जो हमारा डॉक्यूमेंटेड है वो हमें देखने को मिलता है, जो ये 5 अभिलेख है इस पे। उसके बाद जो राजा आते हैं उनका नाम है बलभद्र शाह, और ये इम्पोर्टेंट है राजा, ठीक। बलभद्र शाह, ठीक, बलभद्र शाह। और इनका जो टाइम रेंज था ये था 1575 से लेके 1591 तक, ठीक। इन्होंने 75 से लेके 91 तक क्या किया था? इन्होंने रेन अपना चलाया था, ठीक। अब इनके लिए भी कुछ निकनेम्स पहले यूज किए गए हैं कुछ राजाओं ने, ठीक, कुछ कवियों ने, सॉरी, कुछ ऑथर है उन्होंने। तो कवि देवराज हैं एक, कौन? कवि देवराज, कवि देवराज है, उन्होंने इनको भीमसेन की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? भीमसेन की उपाधि दी है। और हम अभी राहुल सांकृत्यायन के बारे में भी पहले पढ़ के आए हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो मैंने इनके बारे में बताया है। और आपको अगर याद है तो राहुल सांकृत्यायन का रियल नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने इनको बोला है दुलाराम शाह। क्या बोला है इनको? दुलाराम शाह, ठीक। और अकबरनामा में भी इनका क्या है? जिक्र मिलता है, ठीक। किसमें? अकबरनामा में भी इनका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। और अकबरनामा में इनको बोला गया है राम शाह। क्या बोला गया है? राम शाह बोला गया है, ठीक। अब बलभद्र शाह के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि अभी तक हमने जितने भी राजा पढ़े हैं, चाहे कनकपाल पढ़ा हो, चाहे अजयपाल पढ़ा हो, इससे पहले हमने सहजपाल पढ़ा, तो जो सबके टाइटल थे उनके लास्ट में पाल 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 आ रहा था। अब बलभद्र शाह से हम ये ट्रेंड देखने को हमको मिलेगा कि अब जो इनके जो पाल की जगह आपको शाह देखने को मिलेगा, जैसे बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह, सुदर्शन शाह, पृथ्वीपत शाह, महिपत शाह। इस तरीके से अब हमको इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो शाह के रूप में देखने को मिलेगा। तो जो ये शाह का टैग है
ये कहाँ से मिला और किसने दिया, इस पे बड़ी डिबेट चलती है। ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पे 2 डिबेट हमको अक्सर देखने को मिलती है और वो 2 राइटर काफ़ी अच्छे-अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने इस पे क्या कर रखा है, अपना वो दे रखा है, मत दे रखा है कि इसको ये बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है। लेकिन उसको देखने के लिए हमें शायद वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, देखते हैं कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए जो शाह की उपाधि है, ये देखने को मिलता है कि जो शाह की उपाधि है बलभद्र को, वो किसने दी थी, बहलोल लोदी ने। किसने, बहलोल लोदी ने दी थी। किसने दी थी, बहलोल लोदी ने दी थी। ठीक, किसने दी थी, बहलोल लोदी ने आपको क्या दिया था, शाह का टैग दिया था, किसको, बलभद्र शाह को। और दूसरी जो थ्योरी हमको देखने को मिलती है, वो मिलती है भक्त दर्शन की। भक्त दर्शन बोलते हैं कि जो औरंगजेब है, उसने शाह का टैग दिया था, किसको, बलभद्र शाह को। किसको, बलभद्र शाह को। ठीक, तो अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करते हैं, आप देखिए। जो हमने अभी पढ़ा, बलभद्र शाह का जो टाइम पीरियड पढ़ा हमने, वो जो है वो है 1575 से लेके आपका 1591 तक। लेकिन जो लोधी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी जो आती है वो 1451 से रिलेट करती है। ठीक, 1451 से लेके आई थिंक 89 तक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1589 तक वो लोग क्या थे, वहां पे रीन कर रहे थे, मुगल शासन दिल्ली के अंदर। तो ये टाइम स्पान बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। तो हमें कह नहीं सकते थे कि बहलोल लोधी जो थे, उन्होंने बलभद्र शाह को क्या की थी, शाह की उपाधि दी थी। और सेम थिंग फिर जाती है किसके साथ, औरंगजेब के साथ। ठीक, औरंगजेब का शासन भी 1600 से शुरू होता है और 1707 तक आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। मेरे को ये उसका रीन याद नहीं आ रहा, शायद 58 था या 28 था, 58 था। 1658 से लेके 1707 तक वो क्या थे, राजा थे। कौन, औरंगजेब। तो इसके साथ भी इसका क्या मैच नहीं होता है, टाइम स्पान बलभद्र शाह का। तो ये दो थ्योरीज घूमते रहती है कि इनके जो डिबेटेबल है कि शाह की उनको उपाधि किसने दी थी और कब मिली थी, तो ये डिबेटेबल है। लेकिन अब डिबेटेबल है तो हमको याद कैसे रखनी है। और अगर इनका टाइम स्पान देखा जाए, रियल टाइम स्पान अगर इनका देखा जाए, तो ये अकबर के साथ क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी अपना सोचते हैं कि हाँ अकबर के साथ इनका टाइमलाइन बिल्कुल मैच करता है। तो हो सकता है कि अकबर ने इनको क्या, शाह की उपाधि दी हो। ठीक है, लेकिन अब अगर एग्जाम में आया तो हमको मानना क्या है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च तो करना पड़ेगा। तो यूके ट्रिपल एस सी ने जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, तो बहलोल लोधी वाला जो आंसर था उसको राइट मान रखा है। तो अगर अगर इन फ्यूचर भी अगर कभी हमको देखने को मिलेगा और उस पर अगर बहलोल लोधी अगर ऑप्शन हुआ, तो हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि आयोग ने इसको एक बार क्या कर रखा है, अपनी आंसर की में सही आंसर मान रखा है। तो हम बहलोल लोधी के साथ ही इसको जाएंगे। अगर वैसे अगर थॉरली और अगर टाइमलाइन के थ्रू देखा जाए, तो अकबर मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक, अगर आपको फ्यूचर में क्वेश्चन आता है और आपको ना औरंगजेब ऑप्शन में दिख रहा है, ना बहलोल लोधी ऑप्शन में दिख रहा है, और अकबर अगर ऑप्शन में जाता है, तो आप अकबर के साथ क्या कहते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के साथ अगर आपको देखने को मिले कि बहलोल लोधी ऑप्शन में है, तो हम हमेशा किसके साथ जाएंगे, बहलोल लोधी के साथ जाएंगे, क्योंकि यूकेएसएससी ने उसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में और आंसर कीज में क्या कर रखा है, सही मान रखा है। तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन था। तो शाह की उपाधि बलभद्र शाह को बहलोल लोधी ने दी थी, ये हम अभी मान के चल रहे हैं। ठीक, अब उसके हम आते हैं कि उनके रीन में क्या क्या हुआ था। ये तो हमने उनके निकनेम और उनके जो शाह की उपाधि थी उस पर बात कर ली है। ठीक, अब उनके आते हैं कि उनकी रीन में हुआ क्या क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, इनके उस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, वो था बैटल ऑफ ग्वालदम। बैटल ऑफ ग्वालदम। ठीक, बैटल ऑफ ग्वालदम। बैटल ऑफ ग्वालदम कब हुआ था? अब बैटल ऑफ ग्वालदम में भी दो डेट हमको देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है 1581 और दूसरी देखने को मिलती है 1591। अब ये कौन कौन बोलते हैं? जो 1581 बोलते हैं वो बोलते हैं एच जी वॉल्टन। कौन बोलते हैं? एच जी वॉल्टन। और जो 1591 बोलते हैं वो बोलते हैं शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल।
ठीक। अब इसमें भी डिबेट होगा कि इसको मानेंगे, तो जहाँ तक अभी तक देखा गया है तो इसमें हमने माना है कि 1581 ही इसका अभी तक राइट आंसर है, लेकिन इसमें भी हमको क्या दो डेट्स देखने को मिलती है। तो बैटल ऑफ ग्वालदम कब हुआ था, हम याद रखेंगे 1581, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिए कि श्री प्रसाद डबराल जो हमारी उत्तराखंड के एक राइटर है, उन्होंने 1591 उसको मान रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम 1581 के साथ जाएंगे, ठीक। तो बैटल ऑफ ग्वालदम कब हुआ था, 1581 में हुआ था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसको देखते हैं, ठीक। अब देखिए बैटल ऑफ ग्वालदम के बारे में हम देखते हैं। और ग्वालदम कहाँ सिचुएटेड है, ग्वालदम है चमोली में, ठीक। ग्वालदम कहाँ है, चमोली में। अब देखिए हुआ क्या था इस बैटल में, उसकी बात करते हैं। ये उत्तराखंड है, ठीक। ये कुमाऊं, ये गढ़वाल, ठीक है। यहाँ रूल कर रही है चंद डायनेस्टी, कहाँ, कुमाऊं में। और यहाँ है परमार, ठीक। यहाँ कौन है, परमार है। और परमार में कौन यहाँ रूल कर रहा है, बलभद्र शाह, ठीक, बलभद्र शाह। और चंद वंश में इसका कंटेम्पररी कौन है, रुद्रचंद, ठीक। कौन है, रुद्रचंद्र, रुद्रचंद, ठीक है। इसके बारे में हम चंद डायनेस्टी में भी पढ़ के आए। तो ये बैटल होता है बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में, ठीक। किस किस के बीच में, बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, बलभद्र शाह जीत जाता है। बलभद्र शाह क्या हो जाता है, विनर कौन बनता है, बलभद्र शाह जीत जाता है, ठीक। अब जीतता कैसे है, रुद्रचंद भी अपने जो चंद डायनेस्टी है उस पे क्या है, वो काफी इलाइट राजा माने जाते हैं, उनके पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी, और वो भी अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। और क्या कहते हैं, उनका भी काफी बड़ा मतलब एरिया उनके अंडर आता था। और सेम चीज बलभद्र शाह के साथ भी होते हैं। लेकिन बलभद्र शाह भी जो पालों का वो चल रहा है, अजय पाल के बाद एक भी ऐसा रूलर नहीं, मतलब अजय पाल को मैच कर पाए ऐसा रूलर अभी तक हम देखते नहीं है कि उसको मिला, किसको, पाल डायनेस्टी को मिला। सब बहुत वर्दी थे, सहजपाल हो गए आपके, विजयपाल हो गए, कल्याणपाल हो गए, बलभद्र शाह भी काफी थे। लेकिन बलभद्र शाह ने जो रुद्रचंद को हराया, वो हराया था कत्यूरों की सहायता से। कत्यूरी, कत्यूरों की सहायता से किसको हराया था, रुद्रचंद को हराया था। और कत्यूरी में भी उस राजा का नाम क्या था कत्यूरों के, जिन्होंने हेल्प करी थी, उसका नाम था सुकाल देव। क्या नाम था, सुकाल देव, ठीक। देखिए बैटल ऑफ ग्वालदम हुआ था किस किस के बीच में, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में, ठीक। रुद्रचंद जो थे चंद डायनेस्टी के एक बहुत प्रमुख राजा थे, ठीक। जैसे अजयपाल आपके परमार डायनेस्टी के बहुत प्रमुख राजा थे, उन्होंने बहुत कुछ किया था, वैसे ही रुद्रचंद्र भी चंद्र डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, उन्होंने भी चंद डायनेस्टी में बहुत कुछ किया। उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो चंद डायनेस्टी में बहुत अच्छे से इलेबरेट कर रखा है, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बलभद्र शाह ने जब जब युद्ध हुआ तो बलभद्र शाह की साइड से लड़ने के लिए कौन आए, कत्यूरी आए। और कत्यूरी में भी कौन, सुकाल देव ने उनकी क्या करी, बहुत ज्यादा हेल्प करी। और इसकी हेल्प के कारण बलभद्र शाह रुद्रचंद को हराने में क्या हुए, सफल हुए। अब रुद्रचंद को तो हरा दिया, लेकिन रुद्रचंद्र के एक सेनापति थे, कमांडर थे इनके, बहुत वेल्दी, ठीक है, मतलब बहुत वेल्दी, मतलब बहुत वर्दी, सॉरी वेल्दी नहीं वर्दी, बहुत वर्दी थे। उनका नाम था, उनके जो कमांडर थे, कमांडर मतलब सेनापति जो उनके थे, उनका नाम था पुरुष पंत। क्या नाम था, पुरुष पंत। इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनको ये क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं इस बैटल में, ठीक। तो बैटल ऑफ ग्वालदम कब हुआ था, 1581 में। किस किस के बीच हुआ था, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। जीता कौन था, बलभद्र शाह जीता था। और हत्या किसकी हुई थी, पुरुष पंत की हुई थी, जो कि रुद्रचंद के क्या थे, आर्मी कमांडर थे। और हेल्प किसने करी थी बलभद्र शाह की, कत्यूरी शासक सुकाल देव ने, ठीक। तो ये था जो बलभद्र शाह के रीन में हुआ था, ठीक। बलभद्र शाह ने क्या क्या काम किए थे हमने देख लिया। बलभद्र शाह के उसमें जो मेन इवेंट हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ ग्वालदम। कभी भी बैटल ऑफ ग्वालदम का अगर नाम याद आता है तो को बलभद्र शाह और रुद्रचंद याद आने चाहिए। किसके कंटेम्प्रेरी थे, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि शाह की उपाधि किसके कंटेम्प्रेरी थे। वैसे अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो अकबर के थे। और अगर वैसे डिबेट में अगर चले जाए तो बहलोल लोधी और औरंगजेब पे हमेशा क्या चलती है, डिबेट चलती है। और निकनेम यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा कि कवि देवराज ने क्या क्या कहा है इनके बारे में, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं अगले राजा में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, ठीक। और वो उनका नाम है मानसा। क्या, मानसा, ठीक।
और मानसा का जो टाइम पीरियड है वो है वो है 1591 से लेके 1611 तक। ठीक, इनका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक, 1591 से लेके 1611 तक। ठीक, अब अभी तक हम भरत कवि के बारे में बहुत काम पढ़ के आ चुके हैं। अजय पाल में भी हमने पढ़ा, फिर अभी पीछे सहजपाल में भी पढ़ा, और बलभद्र शाह में नहीं पढ़ा, सॉरी उनके बाद उनमें नहीं पढ़ा। मतलब हम पीछे भरत कवि के बारे में काफी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो भरत कवि थे ना, वो जो मेन पोएट थे, कोर्ट पोएट जिसके थे, वो मान शाह के थे। जो मानोदय काव्य उन्होंने लिखा है, मानोदय काव्य, ये काव्य जो इन्होंने लिखा है, ये मान शाह को सेंटर पे रखते हुए ही उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो किसके कोर्ट पोएट थे, मान शाह के कोर्ट पोएट थे। किसके, मान शाह के क्या थे, कोर्ट पोएट थे। यानी कि मानोदय काव्य में उन्होंने सिर्फ किसकी प्रशंसा कर रखी है, मान शाह की, इसलिए मानोदय, जिसमें मान शाह का क्या हुआ, उदय हुआ, और काव्य, उस पर उन्होंने क्या लिख दिया, पूरा काव्य लिख दिया। तो मानोदय काव्य लिखते किस, उन्होंने सारे राजाओं के बारे में, जो पीछे हुए उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसलिए भरत कवि को हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भरत कवि एक्चुअल में किसके कोर्ट पोएट थे, मान शाह के थे। ठीक है, मान शाह के क्या थे, कोर्ट पोएट थे। अब थोड़ी बात हम भरत कवि के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि इनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भरत कवि कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया और इनके क्या क्या रचनाएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, भरत कवि ने सबसे पहला काम जो किया है वो है मानोदय काव्य लिखा। ठीक है, ये तो अब याद ही हो गया होगा, इतने बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानोदय काव्य। लेकिन मानोदय काव्य किस लैंग्वेज पे है, लैंग्वेज क्या है मानोदय काव्य की, वो है संस्कृत पे। किस पे है, संस्कृत लैंग्वेज पे लिखा गया है। ठीक, अब भरत कवि पहले किसके कोर्ट पे काम करते थे, मान शाह के कोर्ट में, तो बाद में आए। और मान शाह का जो रीन है वो कब से कब तक है, 1591 से लेके 1611 तक है। ठीक, तो आप देखिए तो अगर देखा जाए तो मान शाह जो हैं किस किस के कंटेम्प्रेरी हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, किस किस के कंटेम्प्रेरी हैं, अगर हम देखें, अगर मुगलों में देखें, किसमें, मुगलों में देखें तो दो राजा आएंगे। कौन कौन से राजा आएंगे, एक तो आएंगे अकबर, एक आएंगे जहांगीर। कौन, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। ठीक, अकबर का आपको हो गया 1556 से लेके 1607 तक, और ये हो गया आपके 1607 से लेके 1600, आई थिंक 1600, ये याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। आप इसको देख लीजिएगा कि कब तक थे। ठीक है, ये अभी हम बाद में, आप देख लीजिएगा कब तक थे। जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, इतना आप याद रखिए मुगल्स में। ठीक है, और उसके बाद चंद में कौन कौन इनके कंटेम्प्रेरी थे वो देख लेते हैं। एक तो आपके थे रुद्रचंद के। ठीक है, किसके, रुद्रचंद के कंटेम्प्रेरी थे। रुद्रचंद का जो रेन था वो था 1568 से लेके 97 तक। ठीक, 1597 तक। और दूसरे जो कंटेम्प्रेरी थे ये लक्ष्मी चंद के। ठीक है, किसके, लक्ष्मी चंद के। और लक्ष्मी चंद का रेन था आपका 1597 से लेके 1620 या 21 तक, 1621 तक, हाँ ये याद है, ये यहाँ तक था। ठीक, तो ये मानसा इतने लोगों के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे मेनली इसमें आपको क्या याद रखना है कि किस किस के कंटेम्प्रेरी थे। एक तो आपको याद रखना है जहांगीर का नाम, कि जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, और दूसरा याद रखना है लक्ष्मी चंद के, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम भरत कवि के ऊपर। ठीक है, भरत कवि ने क्या लिखा, मानोदय काव्य लिखा, और किस लैंग्वेज पे लिखा, और किस लैंग्वेज पे लिखा, आपका संस्कृत लैंग्वेज पे लिखा। ठीक, अब देखते हैं, जो भरत कवि थे वो मानसा के दरबार में काम करने से पहले कहाँ काम करते थे, जहांगीर के कोर्ट में। कहाँ, जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में क्या करते थे, वो काम करते थे। कौन, भरत कवि। ठीक है, कहाँ, मानसा के वहां काम करने से पहले। ठीक है, तो जहांगीर के उसमें क्या काम करते थे, वहां ये काम करते थे एस्ट्रोलॉजी का,
एस्ट्रोलॉजर थे, क्या थे, ज्योतिषी थे, क्या थे, सॉरी, क्या थे, ज्योतिषी थे, ठीक है, सॉरी, ये थोड़ी हिंदी मेरी खराब है, माफ कीजिएगा, क्या थे, ज्योतिषी थे, ठीक, ज्योतिषी का काम करते थे। और वहां रहते हुए इन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था जहांगीर विनोद, क्या थी, जहांगीर विनोद। और जहांगीर विनोद लिखने के बाद जहांगीर इनसे प्रसन्न हुआ और इनको एक क्या दी, उपाधि दी, और या एक अलग नाम दिया, ठीक है, उपाधि या अलग नाम दिया। और वो नाम क्या था, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। और किसने दिया था, जहांगीर ने नाम दिया था, कौन सी बुक लिखने के बाद, जहांगीर विनोद, ये बुक है जहांगीर विनोद, क्या है, बुक है, किसके ऊपर, जहांगीर के ऊपर। और इससे खुश होकर जहांगीर ने उनको नाम दिया था ज्योतिक, ज्योतिक राय का, किसका, ज्योतिक राय, किसका टाइटल दिया था, ज्योतिक राय का उन्होंने टाइटल दिया था, ठीक। तो ये था थोड़ा भरत कवि के बारे में कि उन्होंने मान साहिब के वहां काम करने से पहले जहांगीर, मुगल कोर्ट में भी उन्होंने क्या क्या था, काम किया था, और वहां एक बुक लिखी थी जो जहांगीर विनोद नाम से, और उससे खुश होके जहांगीर ने उनको ज्योतिक राय की क्या दी थी, उपाधि दी थी। और वहां वो एज अ एस्ट्रोलॉजर क्या करते थे, काम करते थे, ठीक। अब आते हैं हम मानसा पे, ठीक। अब हम किस पे आते हैं, मानसा पे हम बात करेंगे, ठीक है, मानसा। अब सबसे पहले बात करते हैं मानसा के सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास मानसा को पढ़ने के, ठीक। मानसा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेस, ठीक, कि सोर्सेस क्या है। अब एक बुक है, सबसे पहले जो हमें मानसा के, एक तो मानवोदय काव्य, ये तो आप अब याद ही रख लीजिए कि मानवोदय काव्य में हमको मानसा के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। मानवोदय काव्य किसने लिखी है, भरत कवि ने लिखी है, ठीक। कवि भरत या भरत कवि, आगे पीछे कहीं भी लगा दीजिए चलेगा, ठीक। एक तो ये है। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा भी एक बुक ही है जिसका नाम है द अर्ली ट्रेवल्स, क्या, द अर्ली ट्रेवल्स, और ये बुक लिखी है विलियम फॉस्टर ने, ठीक है, किसने लिखी है, विलियम फॉस्टर ने। अब विलियम फॉस्टर अपनी इस बुक में बताते हैं, किस बुक में, द अर्ली ट्रेवल्स में बताते हैं कि एक व्यापारी था, यानी कि एक ट्रेवलर था, सॉरी एक ट्रेडर था, एक ट्रेडर था किस नाम से, विलियम, सॉरी किस नाम से, विलियम फिंच नाम से, किस नाम से, विलियम फिंच नाम से, जो कि कहाँ आया था, मानसा के दरबार में आया था, कहाँ आया था, मानसा के दरबार में आया था, ठीक, मानसा के दरबार में आया था। तो उसने जब ऑब्जर्व किया, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बुक है द अर्ली ट्रेवल्स और वो लिखी है विलियम फॉस्टर ने। और उस बुक के अंदर विलियम फॉस्टर ये बताते हैं कि मानसा के दरबार में एक ट्रेडर आया था, और उस ट्रेडर ने, यानी कि विलियम फिंच ने, जो ट्रेडर था, उसने मानसा के बारे में ये बताया है कि जो मानसा था उसका जो राज्य का विस्तार था वो कितना था, वो देखिए। उसने बताया कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ में जो मानसा का एक्सटेंड था वो था 300 किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स। और ईस्ट टू वेस्ट जो उसका क्या था, एक्सपेंशन था उसकी टेरिटरी का, वो था 150 किलोमीटर। और तीसरी चीज उसने बताई थी कि जो आगरा से डिस्टेंस है मानसा के मेंशन की, या मानसा जहां रह रहा है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है, ठीक। ये तीन चीजें किसने बताई है, विलियम फिंच ने बोली हैं। और ये लिखा किसने है, विलियम फॉस्टर ने अपनी बुक द अर्ली ट्रेवल्स में लिखा है, ठीक। ये बोला था किसने, विलियम फिंच ने, किसके बारे में, मानसा के बारे में। और जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या बोला था विलियम फिंच ने, विलियम फिंच ने बोला था कि जो राजा है, मानसा जो राजा है, मानसा जो राजा है वो किस में खाता है, सोने के बर्तनों में खाना खाता है, द किंग हु ईट्स इन अ गोल्डन डिशेस, ये बोला था किसने, द किंग
who eats in golden dishes। ये किसने बोला है? विलियम फिंच ने बोला है। किसने बोला है? विलियम फिंच ने बोला है। और ये कहाँ बोला है? बुक, कौन सी बुक में? द अर्ली ट्रेवल्स में। और ये लिखी किसने है? विलियम फॉस्टर ने लिखी है। किसने लिखी है? विलियम फॉस्टर ने ये बुक लिखी है। ठीक, समझ में आ गया? बस, तो ये हमें देखने को मिलता है इसके सोर्सेस के बारे में। ठीक, अब देखते हैं उसका किसका, मान साकी जितनी भी एक्सपीडिशन थी उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, एक्सपीडिशन जानने से पहले उनके 3 सेनापति थे, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान साके कितने सेनापति थे? 3 सेनापति थे। कितने सेनापति थे? 3 थे। नंबर फर्स्ट का नाम क्या था? नंदी। इन्होंने ही चंपावत को कैप्चर कर लिया था। ठीक, नंदी। और दूसरा था भृंगी। क्या नाम था? भृंगी। और तीसरे थे खतड़ सिंह। तीसरे कौन थे? खतड़ सिंह। ये इनके 3 क्या थे? सेनापति थे। बस इतना समझ में आ गया। मानसा के 3 सेनापति थे। अब इनके बारे में हम करेंगे एक्सपीडिशन इन्होंने जो जो करे थे। ठीक है, इन्होंने जो जो एक्सपीडिशन करे थे वो अब हम देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि तिब्बत पे सबसे पहले अटैक किसने किया था? विजय पाल ने। ठीक है, विजय पाल ने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? वहां का एक्सपीडिशन किया था, लेकिन वो क्या हो गया था? फेल हो गया था, मतलब हार गया था फर्स्ट टाइम पे। लेकिन मानसा मानसा वॉज द फर्स्ट हु सक्सेसफुली डिफीटेड तिब्बत फर्स्ट टाइम। ठीक है, उन्होंने सक्सेसफुली क्या कर दिया? हरा दिया किसको? तिब्बतियंस को। ठीक है, मानसा क्या थे? पहले शाह नरेश थे, जिसने तिब्बत को हराया। ठीक है, तिब्बत को हराया। और तिब्बत को क्या बोला जाता था? भोट प्रदेश बोला जाता था। उस समय पे क्या बोला जाता था? भोट प्रदेश। और जो वहां का राजा था, जो वहां का राजा था उसका नाम क्या था? काकुआ मोर। क्या नाम था? काकुआ मोर। क्या नाम था? काकुआ मोर। और इसको बोला जाता था दापा। क्या बोला जाता था? दापा। यानी कि जैसे हम किंग बोलते थे, वहां वाले क्या बोलते थे? दापा। तो इसको हराया था। और काकुआ मोर को हराने के बाद, काकुआ मोर को हराने के बाद किसने हराया? काकुआ मोर को मानसा ने हराया। काकुआ मोर को हराने के बाद जो भी वो एरिया था तिब्बत वाला, अब एक बात हमको समझ में आती है, समझ में नहीं आती कि हम तिब्बत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। एक आप कह सकते हैं कि 52 गढ़ों को एक कर लिया तो उनमें ट्रेडिशन आ गया कि अपनी बाउंड्री एक्सपेंड करनी है। ये एक नॉर्मल सा कॉमन सेंस हो गया कि ठीक है चलो उनको अपना टेरिटरी बढ़ाना है, तो इस वजह से वो एक्सपीडिशन कर रहे हैं तिब्बत की तरफ। अगर उनको टेरिटरी बढ़ानी थी तो वो यूपी की तरफ क्यों नहीं गए? दिल्ली की तरफ क्यों नहीं गए? चलो दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि माइटी मुगल्स है, यूपी में भी नहीं जा सकते, माइटी मुगल है। तो तिब्बत की तरफ ऊपर को ही क्यों जा रहे हैं? नीचे को या तो साउथ को आ जाइए, ईस्ट को चले जाए, वेस्ट को चले जाए, नॉर्थ को ही क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? देखिए तिब्बत में अगर देखा जाए तो काफी पहले टाइम से हमारा क्या होता है? व्यापार चला आ रहा है। तो वहाँ काफी पासेस हैं, वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। और क्या है? ट्रेड रूट्स हैं। और मेनली किसका ट्रेड किया जाता है? सोने का, गोल्ड का। तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से ट्रेड हुआ करता था पहले टाइम पे। तो इस वजह से तिब्बत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रह जाती है। गढ़वाल गढ़वाल नरेश जो भी थे, इस वजह से वो बार बार वहाँ क्या कर रहे थे? एक्सपीडिशन कर रहे थे। और सेम चीज़ तिब्बत की तरफ से भी थी, उनको भी थोड़ा अपनी एक्सपीडिशन अपनी बाउंड्री एक्सपेंड करनी थी, तो वो भी आक्रमण करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गढ़वाल वाले ही जाके बार बार उनको पिंच कर रहे हैं या उकसा रहे हैं, ऐसा नहीं था। दोनों तरफ से तिब्बत वाले ज़्यादा करते थे और गढ़वाल वाले भी लालच में कहें या आ, अपनी बाउंड्री एक्सपेंड करने की उसमें कहें, तो इस वजह से युद्ध होना आम बात थी। इसलिए वहाँ पे युद्ध होते थे, एक्सपीडिशन होते थे। ठीक, तो विजय पाल ने सबसे पहले क्या किया? वहाँ पे
एक्सपीडिशन किया, लेकिन वो बेचारा फेल हो गया। उसके बाद मानसा ने सबसे पहले सफल एक्सपीडिशन वहाँ पे किया और वो जीत गया। और किसको हराया? काकुआ मोर को हराया, जो वहाँ का राजा था। और उस वहाँ के राजा को क्या बोला जाता था? दापा बोला जाता था। काकुआ मोर को वहाँ हटाने के बाद कुछ टाइम के लिए, मतलब सम टाइम के लिए, उन्होंने, आपने एक गढ़वाल में या उत्तराखंड में अगर आप रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्तराखंड में ही रहते होंगे, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, जीतू बगड़वाल। कौन सा नाम? जीतू बगड़वाल। ठीक। तो जीतू बगड़वाल को इस एरिया का, तिब्बत पे जो एरिया उन्होंने जीता था, उस एरिया का क्या बना दिया था? हेड बना दिया था। उस एरिया का क्या बना दिया था? हेड बना दिया था। अब जीतू बगड़वाल कौन थे? इनके बारे में बात करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इनकी काफ़ी अच्छी एक स्टोरी है। इनके बारे में ये बोला जाता है कि इनको परियां उठा के ले गई थी, मतलब इनकी जो डेथ हुई थी वो काफ़ी एक माइथोलॉजिकल कहें, या हमारे उत्तराखंड में माना जाता है कि परियां उठा के ले गई थी। खैट पर्वत का रहस्य अगर किसी ने सुना है तो उस वजह से इन पे कभी हम बाद में बात करेंगे, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो अभी हम इतना जान लेते हैं कि मानसा ने तिब्बत पे एक्सपीडिशन किया और वहाँ के राजा काकवा मोर को हरा दिया, और वहाँ पे जीतू बगड़वाल को क्या कर लिया, कुछ टाइम के लिए एज अ हेड क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। ठीक। उसके बाद इनके बीच होती है ट्रिटी। इनके बीच, तिब्बत और हमारे गढ़वाल वालों के बाद ट्रिटी होती है। और उस ट्रिटी में क्या कंक्लूजन निकलता है कि सवा शेर सोना हम किसको देंगे? एनुअली किसको देंगे? गढ़वाल को देंगे। कौन देगा? तिब्बत देगा। जब सवा शेर जो होता है ये एक मेजरमेंट यूनिट होती है, इसके हिसाब से आप क्या करते हैं, मेजर मतलब सोना तोल के हम किसको देंगे? गढ़वाल वालों को देंगे। और दूसरी जो हुई थी, जो दूसरी ट्रीटी हुई थी, वो हमारे एक थोड़ा रिलीजियस पर्पज से भी वहाँ पे हम देखते हैं, अभी 2026 में होने वाली है। जो दूसरी वो हुई थी वो है चौसिंघा खाड़ू, वो किसको देंगे? गढ़वाल को देंगे। ठीक। पर ये ट्रिटी हुई थी। इस ट्रिटी के बाद जीतू बगड़वाल को वापस बुला लिया गया था और वहां वो अपना काम नाम फिर से कर रहे थे। तो ये था मानसा का कहाँ का एक्सपीडिशन? तिब्बत का एक्सपीडिशन। ठीक। तिब्बत खत्म, मतलब तिब्बत में जो उन्होंने एक्सपीडिशन किया था उसकी बात अब खत्म होगी। अब देखते हैं इंटरनल जो उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोलने से मतलब उत्तराखंड में चल रहे हैं दो, यहाँ है परमार, यहाँ है चंद। ठीक। तो अब यहाँ कौन आ गए हैं? लक्ष्मी चंद आ गए हैं। ठीक। और यहाँ आ गए हैं कौन? हमारे मानसा। अब होगी गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं की लड़ाई। किसकी? यानी कि मानसा वर्सेस लक्ष्मीचंद। ठीक। अब होगा ये। अब देखते हैं कि ये दोनों आके लड़ क्यों रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब हमने ये तो काफी बार पढ़ लिया होगा कि लक्ष्मीचंद ने 8 बार क्या कहते हैं गढ़वाल पे अटैक किया था, 7 बार वो जीता नहीं था, 8वीं बार में जीता था। तो ये 8 बार इन्वेड करने का क्या मतलब बनता है एक ही टेरिटरी को बार बार? ठीक। अब पहले हिस्ट्री जान की लड़ क्यों रहे हैं हम, ये इससे पहले हम बलभद्र शाह को पढ़ के आए हैं, और बलभद्र शाह में हमने पढ़ा है बैटल ऑफ ग्वालदम। क्या पढ़ा है? बैटल ऑफ ग्वालदम पढ़ा है। ठीक। बैटल ऑफ ग्वालदम किस किस के बीच हुआ था? बलभद्र शाह वर्सेस किसके बीच में? रुद्र चंद के बीच में। इसमें जीता कौन था? बलभद्र शाह हमारा विनर था। ठीक हो गया। किसकी हेल्प से था? कत्यूरी की हेल्प से था। ठीक हो गया। और रुद्रचंद क्या हुआ था? डिफीट हो गया था। और ये डिफीट ये बेचारे सह नहीं पाए थे। और रुद्रचंद के बेटे थे कौन? लक्ष्मीचंद। तो एक तो बात थी रिवेंज की, अपने पापा के रिवेंज की बात थी लक्ष्मीचंद के लिए कि मुझे गढ़वाल को जीतना है। और दूसरा जो बात था, इनका जो सेनापति था, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? पुरुष पंत नाम था। ठीक है। पुरुष पंत की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो दो चीजें काफी ज्यादा इफेक्ट करी किसको? लक्ष्मीचंद को। एक तो अपने पापा की डिफीट, ठीक है, उसको बदला लेना था, और दूसरी पुरुष पंत, ये काफी कैपेबल कमांडर थे उनकी आर्मी में, तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो
ये दोनों चीजों ने काफी रेज भरा लक्ष्मीचंद के अंदर, और लक्ष्मीचंद ने क्या किया, लगातार 8 बार, कितनी बार, 8 टाइम्स इन्वेड किया, किसको, किसको, गढ़वाल को। और उन 8 में से 7 टाइम किसने, मानशाह ने लक्ष्मीचंद को हरा दिया, लक्ष्मीचंद को क्या कर दिया, हरा दिया। लक्ष्मीचंद को बहुत लालची राजा भी बोला जाता है हिस्ट्री में, ठीक है, उनको काफी लालच था, तो उनको अपनी बाउंड्री बढ़ानी थी, तो उन्होंने 8 बार अपने रीन में रहते हुए क्या किया था, गढ़वाल पे क्या किया था, अटैक किया था। अब इन 8 के 8 बैटल का तो हमको विवरण नहीं मिलता है, बस ये लिखा गया है बुकों में कि 8 बार क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, लेकिन कुछ जो लास्ट लास्ट के उनके बैटल थे, उनके बारे में हमको थोड़ा विवरण देखने को मिलता है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब जो सिक्स्थ इन्वेजन किया था, सिक्स्थ इन्वेजन किया था किसने, लक्ष्मीचंद ने, ठीक है, लक्ष्मीचंद ने। अब देखो, सिक्स्थ इन्वेजन करने से पहले उसने 5 वो पहले कर चुका है, और 5 क्या हो गया है, हार गया है। तो अब कोई किंगडम है, उसका राजा है, वो एक ही जगह पे बार बार क्या करे जा रहा है, अटैक करे जा रहा है, तो जो उस किंगडम की जनता है ना, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि बैटल लड़ने में क्या होता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है, खाना लगता है, आर्मी लगती है, तो जो उन चीजों की भरपाई करता है वो होता है आम आदमी। तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, यानी कि कुमाऊं की जनता क्या थी, अपने राजा को लेके काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। चलो, 1 बार लड़ा, 2 बार लड़ा, 3 बार लड़ा, 4 बार लड़ा, जनता झेले, लेकिन 5 बार आप हार के आ चुके हो, और उसके बाद भी आप नहीं रुक रहे हो, ठीक है। और इससे क्या होता है, 5 बार हारने के बाद में एक तो जनता का विश्वास राजा पे से उड़ गया कि भाई ये तो जीत ही नहीं सकता, ये राज क्या चलाएगा, ये हो गया था, ठीक। और दूसरा कि लक्ष्मीचंद काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था कुमाऊं की जनता को थ्रू टैक्सेस, कि मतलब अगर उसको इतना ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे युद्ध लड़ने के लिए, तो कहाँ से लेगा, जनता से ही लेगा। तो जनता क्या थी, काफी ऑफेंड थी। तो सिक्स्थ इन्वेजन में जब वो हार के आया, डिफीट होगी उसकी, हार गया, ठीक है, तो उसका जो महल था, उसका जो फोर्ट था जहां से वो लड़ रहा था, ठीक है, उसका जो फोर्ट था, उसको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, शालगढ़। क्या कहना शुरू कर दिया, शालगढ़। अब शालगढ़ क्यों कहा, एक स्पेसिफिक नाम है, शाल मतलब होता है गीदड़ या लोमड़ी, ठीक है, या गीदड़गढ़ भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, गीदड़, यानी कि आप बार बार हार रहे हो, और भाग के बार कहाँ जा रहे हो, अपने उस पे आ जा रहे हो, तो वहां मतलब जो लोमड़ी कहने का मतलब है, शाल कहने का जो मतलब है, वो किसको बोला जा रहा है, लक्ष्मीचंद को बोला जा रहा है, क्योंकि वो, और शाल गढ़ कहने का मतलब जहाँ शाल रहता है उसको गढ़ बोलते हैं, तो उसके महल का या फोर्ट का नाम क्या रख दिया लोगों ने, शालगढ़ उसको बोलना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मीचंद बेचारे को और ईगो हर्ट हो गया, तो उसने फिर कर दिया कौन सा इन्वेजन, सेवेंथ इन्वेजन। कौन सा इन्वेजन करा, सेवेंथ इन्वेजन, ठीक है। और इसमें भी उसको क्या मिल गई, हार मिल गई, इसमें भी वो क्या, हार गया। अब जब वहां से, जब वो लड़ने गया था, बैटल फील्ड पे था, वहां से वो वापस आ नहीं सकता था, लोग अब उस पे मतलब बरसे जा रहे थे कि तू हार रहा है बार बार, कैसा राजा है, कैसा राजा है, कैसा राजा है। तो उसने क्या अपने महल में या अपने फोर्ट में आने के लिए क्या रणनीति अपनाई, लक्ष्मीचंद ने देखी, उसने क्या किया, बड़े बड़े बास्केट बनाना शुरू किया रिंगाल की। हमारे वहाँ एक लकड़ी पाई जाती है रिंगाल, उसके बड़े बड़े बास्केट बनाने शुरू करे। बास्केट मानी बड़े बड़े से, जैसे होते हैं बड़े बड़े बास्केट जिसमें पूरा आदमी भी आ सकता है, ऐसे उसने उन्होंने बास्केट बनाया, और उसमें आके वो अपने अपने महल में गया, मतलब सैनिकों को बोला कि मुझे उठाओ और इसमें डालो, तब मुझे अपने फोर्ट पे ले जाओ जहां वो रह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो आया, छिपते छुपाते आया, तो फिर जनता ने उसको एक नाम दिया, और उसका नाम था लखुली बिरालू, लखुली बिराली, बिराली, ठीक, यानी कि जैसे बिल्ली छुप छुप के आती है, वैसे ही उसको क्या नाम दे दिया, लखुली बिराली, उसको लोगों ने नाम दे दिया। कौन से इन्वेजन के बाद, सेवेंथ इन्वेजन के बाद। अब तो लक्ष्मीचंद के लिए करो या मरो वाली स्थिति हो गई थी। तब वो करता है अपना एट्थ एक्सपीडिशन। कौन सा एक्सपीडिशन, एट्थ एक्सपीडिशन, एट्थ एक्सपीडिशन करता है। अब इस एट्थ एक्सपीडिशन में फाइनली सारे
अपने रिसोर्सेज लगाने के बाद, सारे वो लगाने के बाद वो ये वॉर जीत जाता है। ये वॉर क्या कर जाता है, वो जीत जाता है फाइनली। ठीक, अब ये वॉर भी वो कैसे जीतता है ये देखिए। ठीक है, 8th एक्सपीडिशन में ये वॉर वो कैसे जीतता है और किस किस के बीच ये होता है, और इस वॉर का क्या हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, और इसकी जो डेट, एक वो टेंटेटिव डेट इसको मान लीजिए, मतलब ईयर मान लीजिए 1605 बुकों में लिखा गया है। तो 1605 में ये क्या हुआ, ये युद्ध लड़ा गया, और इसमें कौन जीता, इसमें लक्ष्मीचंद जीत गया। अब लक्ष्मीचंद की तरफ से उनके जो आर्मी कमांडर थे वो लड़े। ठीक है, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था गेंडा सिंह। क्या सिंह, गेंडा सिंह नाम था। ठीक है, ये किसके कमांडर थे, लक्ष्मीचंद के। और आपके मान शाह की तरफ से, मान शाह की तरफ से कौन जीते, मान शाह की तरफ से कौन कमांडर थे, जो हमने अभी 3 पढ़े थे उनमें से थे खतड़ सिंह। कौन थे, खतड़ सिंह थे। अब इन दोनों के बीच होता है भयंकर युद्ध, खतड़ सिंह और किसके बीच में, गेंडा सिंह के बीच में क्या होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। और इसमें जो होती है खतड़ सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। खतड़ सिंह क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, वो इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही खतड़ सिंह प्राप्त मरते हैं तो पूरे कुमाऊं में त्योहार मनाया जाता है एक, और उस त्योहार का नाम है खतड़वा। तो इसलिए ये खतड़वा त्योहार उत्तराखंड में तब मनाया गया था जब लक्ष्मीचंद ने किसको हरा दिया था, मानसा को हरा दिया था, और उसमें क्या है, खतड़ सिंह की डेथ हो गई थी। तो एज अ जॉयफुल नेचर की 7 बार आप एक वॉर हार रहे हैं और 8वीं बार आप जीत रहे हैं, तो उस पे जो खुशी हुई थी कुमाऊं वालों को, इसलिए उन्होंने खतड़वा त्योहार मनाना शुरू करा था। अब इसको हमने किससे ज्वाइन कर लिया, पशुओं से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है इस त्योहार को। और ये त्योहार मनाया जाता है, मतलब इसकी जो एग्जैक्ट डेट है 17 सितंबर को ये त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन हमारे श्री 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 नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है, उस दिन खतड़वा त्योहार हम मनाते हैं। ठीक, तो ये थी मानसा की जो कुमाऊं और गढ़वाल की जो एक्सपीडिशन में को हुआ था, ये उसका विवरण इस तरीके से था। और जो 7th एक्सपीडिशन हमने अभी पढ़ा था, 7th लखुली बिराली जिसमें इसको बोला जाता है, इसमें एक नाम से इस युद्ध को और नाम जाना जाता है, वो है पयून गढ़ या पैनोगढ़ का युद्ध। ठीक, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि पैनोगढ़ और पयूनगढ़ या पैनोगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आंसर आप दे सकते हैं मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच में ये हुआ था। और 8th एक्सपीडिशन में लक्ष्मीचंद जीत गया था, जिसमें खतड़ सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से हम क्या खतड़वा त्योहार मनाते हैं, और कब मनाते हैं, 17 सितंबर को। ठीक, ये इन्वेजन हुए थे किसके रीन में, आपके मानसा के रीन में। ठीक, तो इतनी सारी चीजें मानसा के रीन में हुई थी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक, और अब देखते हैं कि मानसा के जो वो थे ना, कोट पोएट यानी कि कौन, भरत कवि। अब देखिए, जो भरत कवि है उन्होंने मानवोदय काव्य में मानसा की ना बहुत चीज़ों से तुलना की है, और ये 1-2 बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि किसने मानसा की किससे वो कर रखी है, तुलना कर रखी है। तो ये पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप ये देखिए कि भरत कवि जो है वो मानवोदय काव्य में मानसा की प्रशंसा ही क्यों कर रहे हैं, मतलब अच्छा ही अच्छा क्यों लिख रहे हैं। अब ये सिंपल सा थॉट है कि अगर आप किसी राजा के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में अच्छा ही लिखना पड़ेगा, वो भी उस समय की बात है। आजकल तो डेमोक्रेसी है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा संभव नहीं है कि आप उन्हीं के राज में रह रहे हो उनके बारे में कुछ बुरा लिखें। तो इसलिए उन्होंने उनकी कुछ तारीफें कर रखी हैं जो पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो देखते हैं। तो उन्होंने पहली जो कंपैरिजन कर रखा है वो कर रखा है समुद्र से। किससे, समुद्र से। और समुद्र में कहा है उन्होंने कि वो समुद्र के समान क्या थे, गंभीर थे। ठीक, समुद्र के समान क्या थे,
गंभीर थे, और दूसरी जो कर रखी है वो कर रखी है सूर्य के साथ, और उसमें बोला है कि सूर्य के समान क्या थे, तेजस्वी थे। तीसरी कर रखी है भीम से, यानी कि भीम के समान बलशाली थे। और लास्ट कर रखी है कर्ण और राजा बलि से। ठीक। और इसमें क्या थे, महान दानी से। ठीक। इस तरीके से भरत कवि ने क्या कर रखी है, इनकी मानसा में इन सब लोगों से क्या कर रखी है, कंपेयर कर रखा है इन सब लोगों को। ठीक है। तो मानसा के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास थी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपने रीन पे इतने इतने सारे उन्होंने काम करे थे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम शामशा के और उससे आगे के राजाओं के बारे में बात करेंगे। यदि कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।